नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें कल के लेक्चर में हम लोग त्रुटियों के संयोजन में घातों का संयोजन इस टॉपिक को पढ़ चुके थे। और इसमें दो स्थितियाँ होती थी। प्रथम स्थिति में जब जो है सभी घात पॉजिटिव होती थी तब, और द्वितीय स्थिति में कुछ घात जो है पॉजिटिव हों और कुछ घात निगेटिव हो, तब के लिए जो है अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि को भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे, जिसका मान यहाँ इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। इस फॉर्मूले से आज के लेक्चर में हम लोग इसके आगे से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, एक नोट्स दिया हुआ है, इस नोट्स को हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। इस नोट के अंतर्गत अधिकतम संभावित भिन्नात्मक त्रुटि को अधिकतम अनुमेय त्रुटि भी कहते हैं। अर्थात अधिकतम जो अभी हम लोग यहाँ कैलकुलेट किए थे अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि को, इसको अधिकतम अनुमेय त्रुटि परमिसिबल एरर भी बोलते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप में व्यक्त किया जाता है सार्थक अंक कहलाते हैं। आगे देखते हैं। अभी इतने से आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि सार्थक अंक क्या है। अभी इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, इससे आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि सार्थक अंक वास्तव में होते क्या हैं। तो सार्थक अंकों की मापन में महत्वता, कि सार्थक अंक को हम लोग मापन में इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं। यदि कई मापों को एक साथ लिखा जाए तो उन मापों में सबसे यथार्थ शुद्ध माप उसे माना जाता है जिसमें सार्थक अंक सबसे अधिक होते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, सार्थक अंक का जो है मापन में क्या उपयोग है। जिस माप में यदि कई माप एक साथ लिखे हुए हैं तो जिस माप में सबसे ज़्यादा सार्थक अंक होते हैं वह माप सबसे ज़्यादा शुद्ध मानी जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए एक माप लिखी है और यहाँ पर दूसरी माप लिखी हुई है। पहली माप में देखिए 1.5 mm लिखा हुआ है, जिसके अंतर्गत इसमें 2 सार्थक अंक आते हैं, और दूसरे माप में लिखा हुआ 1.53 mm, इसमें टोटल 3 सार्थक अंक हैं। तो पहले पॉइंट के अनुसार हम लोग बोल सकते हैं कि जिसमें सार्थक अंक ज़्यादा होगा वह राशि जो है अधिक एक्यूरेट मानी जाएगी, अधिक शुद्ध मानी जाएगी। तो इन दोनों में हम लोग किसको शुद्ध मानेंगे, इस वाले को, क्योंकि इसमें सार्थक अंक ज़्यादा हैं। तो यही बात यहाँ नीचे लिखी हुई है। क्रमशः 2 व 3 सार्थक अंक हैं। 1.5 और 1.53 में क्रमशः 2 व 3 सार्थक अंक है। अतः मापन में 1.53 को 1.5 की तुलना में अधिक शुद्ध माना जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा सार्थक अंक की महत्व। इसके बाद एक और महत्व दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं हम लोग। दूसरा है, यदि किसी माप में प्राप्त राशियों के परिमाणों में सार्थक अंकों की संख्या समान है तो अनुमेय त्रुटि में उस राशि का योगदान सबसे अधिक होगा जिसकी घात अधिकतम होगी। यदि मान लीजिए सार्थक अंकों की संख्या प्रत्येक माप में बराबर है तो कौन सी संख्या जो है एरर में ज़्यादा योगदान करेगी उसके बारे में इसमें बताया गया है। जैसे मान लीजिए कोई माप हम लोग लेते हैं, यहाँ पर दे देते हैं, देखिए 1.25 mm, 2.63 mm और इसको घात के रूप में लिख लेते हैं। इसको भी घात के रूप में लिख लेते हैं क्योंकि इसमें घात की चर्चा की गई है। और यहाँ 4.25 × 10⁻⁻⁶ mm। तो यहाँ देख सकते हैं तीनों ही राशियों में जो है सार्थक अंकों की संख्या क्या है, 3 है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो दूसरे पॉइंट में यही बताया गया है कि यदि कई मापें एक साथ लिखी हुई हैं और उसमें सार्थक अंकों की संख्या समान है तो जो है सबसे ज़्यादा जो है एरर वाली जो राशि होगी, सबसे ज़्यादा जिसमें त्रुटि होगी, जो सबसे ज़्यादा त्रुटि में योगदान कर रही होगी राशि, वह कौन सी होगी, जिसकी घात उच्चतम होगी। तो इसमें देख सकते हैं सबसे ज़्यादा घात किसकी है। प्लस माइनस नहीं देखना है हमको, घात में केवल उच्चतम वैल्यू को देखना है, प्लस माइनस नहीं देखना है, क्योंकि अधिकतम की स्थिति में हम लोग हमेशा प्लस ही लेते हैं।
तो यहाँ देख सकते हैं घात 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है यानी 6 है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है एरर में योगदान करने वाली राशि कौन सी होगी? ये 4.25 × 10⁻⁶ mm वाली राशि। तो यही इसमें बताया गया था कि यदि प्रत्येक माप में सार्थक अंकों की संख्या समान हो तो एरर में या फिर अनुमेय त्रुटि में उस राशि का योगदान सबसे अधिक होगा जिसकी घात अधिकतम होगी। तो इसकी घात सबसे अधिकतम है तो इसका योगदान सबसे ज़्यादा रहेगा। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग किसी दी गई माप से मापन यंत्र के अल्पतमांक ज्ञात करना है। ये अगला हमारा टॉपिक है। यदि कोई माप दी हुई है, जैसे यहाँ पर देखिए 2.53 और 2.5 दिया हुआ है, तो जिस यंत्र द्वारा मापा गया है ये दोनों माप, उसकी अल्पतमांक को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं यदि उसकी माप दी हुई है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। किसी दी गई माप में मापन यंत्र की अल्पतमांक ज्ञात करने के लिए उसके इकाई के अंक को 1 लिखें तथा शेष स्थान पर 0 लिखे, प्राप्त मान ही उस यंत्र की अल्पतमांक होगी। अर्थात कोई अगर मापन इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा हम लोग कोई माप निकालते हैं और जो माप लिखी जाती है उस माप के इकाई के अंक को केवल 1 लिख देते हैं, बाकी सभी मापों को जो बाकी सभी अंक हैं उसको 0 कर देते हैं। तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वही उस मापन यंत्र की यथार्थता की या अल्पतमांक होगा। तो यहाँ देख सकते हैं जो है 2 मापें दी हुई हैं 2.5 mm और 2.53 mm। दोनों मापों में यंत्रों की अल्पतमांक कैसे निकालेंगे हम लोग? ये ऊपर लिखा हुआ है कि इकाई वाला अंक, यानी इसका यहाँ इकाई है, इसका यहाँ इकाई है, इसको क्या करेंगे 1 लिख देंगे और बाकी सबको 0 कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं इसका जो है यहाँ पर 1 लिख दिया गया है और इसको 0 कर दिया गया है। इसमें भी यहाँ 3 के स्थान पर 1 लिख दिया गया है और बाकी सबको 0 कर दिया गया है। तो यही क्या है, यही जो यंत्र जिस यंत्र द्वारा इन दोनों को मापा गया है उस यंत्र की ये दोनों वैल्यू क्या है, अल्पतमांक है। इसका अल्पतमांक क्या है 0.1 mm, इसका अल्पतमांक क्या है 0.01 mm। अगला टॉपिक हमारा है किसी माप में लिखे अंकों में संदिग्ध अंक, डाउटफुल फिगर एंड निश्चित अंक, कंफर्म फिगर प्राप्त करना। किसी मापित मान से प्राप्त अंकों की इकाई के स्थान के अंक यंत्र के अल्पतमांक पर स्थित अंक। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है, यदि कोई माप लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर मैंने ऊपर अभी दिखाया था, यहाँ पर और यहाँ पर कोई माप लिखी हुई है, तो उसका जो इकाई का अंक होता है वह मापन यंत्र की अल्पतमांक होती है, अल्पतमांक वाली स्थान होता है। तो यहाँ पर वही दिखाया गया है कि किसी मापित मान में प्राप्त अंकों के इकाई स्थान के अंक यंत्र के अल्पतमांक पर स्थित अंक, माने इकाई वाला अंक जो होता है वो अल्पतमांक के लगभग बराबर होता है। वहाँ पर 1 रख के अल्पतमांक हम लोग उस यंत्र का निकाल सकते हैं। संदिग्ध अंक होता है, यानी जो इकाई के अंक पर जो स्थान होगा माप में उसी को हम लोग संदिग्ध अंक कहते हैं। तथा शेष सभी अंक निश्चित अंक होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया 2.53 में 3 एक संदिग्ध अंक है। देखिए इकाई वाला जो अंक होगा ये संदिग्ध अंक होगा किसी माप में भी। ये mm में है तो इसको mm में लिख लेते हैं, और यहाँ 3 एक संदिग्ध अंक है तथा 2 और 5 एक निश्चित अंक है। यानी किसी भी माप में जब इकाई का अंक जो भी होगा वह एक संदिग्ध अंक होगा। सीधे सीधे ऐसे आप समझ सकते हैं। अतः किसी माप के प्रथम संदिग्ध अंक एवं समस्त निश्चित अंकों की कुल संख्या का योग सार्थक अंक कहलाता है। अब यहाँ पर सार्थक अंकों के बारे में फिर से बताया गया है कि कोई माप लिखी हुई है उसमें जितने संदिग्ध अंक होंगे और जितने भी कन्फर्म अंक होंगे या निश्चित अंक होंगे उनको अगर एक साथ लेके जोड़ दिया जाए तो वही हमारा सार्थक अंक होते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर इसमें ये 3 क्या है, एक संदिग्ध अंक है। इसकी संख्या कितनी है, एक अंक संदिग्ध है, बाकी 2 ठो
कन्फर्म है, निश्चित अंक है। तो इसमें टोटल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 3। यही बात इसमें बताया गया है कि किसी माप में प्रथम संदिग्ध अंक एवं समस्त निश्चित अंकों की कुल संख्या सार्थक अंक होती है या सार्थक अंक कहते हैं। या इसी बात को दूसरे तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी माप का प्रत्येक वह अंक जो माप के सापेक्ष त्रुटि पर प्रभाव डाले सार्थक अंक कहलाता है। यानी सार्थक अंक जितने भी होते हैं वह माप के त्रुटि पर जो है प्रभाव डालते हैं। तो सार्थक अंकों से ही हम लोग किसी माप में त्रुटि को परिकलित करते हैं। जितने ज़्यादा सार्थक अंक होंगे उतनी कम एरर होगी, और जितनी कम सार्थक अंक होंगे उतनी ज़्यादा एरर होगी। ये बात हम लोग अभी पीछे पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सार्थक अंकों, किसी माप में सार्थक अंक ज्ञात करना। तो यदि कोई माप दी हुई है, कोई अंक लिखा हुआ है, तो उसमें हम लोग सार्थक अंक कैसे निकालेंगे। यहाँ नीचे कुछ नियम दिए गए हैं, इसके द्वारा हम लोग सार्थक अंकों को आसानी से निकाल सकते हैं। तो किसी माप में सार्थक अंक ज्ञात करने के निम्नलिखित नियम हैं। नियम अभी हम लोग देख लेते हैं। पहला नियम यहाँ पर दिया है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। यानी देखिए यहाँ पर जितने भी अशून्य अंक मतलब शून्य ना हो, जैसे 1 से लेकर 9 तक, यहाँ पर जितने भी अशून्य अंक होते हैं वे सभी सार्थक अंक होते हैं। यहाँ एक वैल्यू लिखी हुई है 46.3598 में 6 सार्थक अंक हैं। इसमें भी कोई अंक शून्य नहीं है, तो सारे के सारे क्या हैं? सार्थक अंक होते हैं। ये पहला नियम हो गया कि सभी अशून्य अंक जो होते हैं वो सार्थक अंक में आते हैं। इसके बाद दूसरा है हमारा दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। यानी कोई वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पर देखिए वैल्यू लिखी है, ये 6 भी अशून्य है और 9 भी अशून्य है। इसके बीच जितने भी शून्य आएंगे वे सभी सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 और 9 के बीच में 1 2 3 शून्य है, तो इनको भी ये जो 3 जीरो आए हैं इनको भी सार्थक अंक माना जाएगा, और अशून्य तो सार्थक अंक होते ही हैं। तो टोटल कितने सार्थक अंक हो गए इसमें? 7 सार्थक अंक। इसके बाद हमारा तीसरा नियम है दशमलव बिंदु के पूर्व यदि कोई अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर संख्या में जितने अंक होते हैं वे सभी सार्थक अंक होते हैं। अर्थात इसमें बताया गया है कि किसी माप में यदि दशमलव से पहले कोई भी अशून्य अंक नहीं है, यानी सब शून्य है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक नहीं है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कोई भी इसमें से नहीं है, तो दशमलव के बाद जितने भी शून्य आएंगे, दशमलव के तुरंत बाद जितने भी शून्य आएंगे वे सार्थक अंक नहीं गिने जाते हैं सार्थक अंकों में। तो दशमलव के तुरंत बाद कितने जीरो आए हैं? 1 और 2, तो इनको जो है हम लोग सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे। इसके बाद जो है कोई अशून्य अंक के बीच में कोई अंक आता है तो वो सार्थक अंक गिना जाता है नियम 2 के अनुसार। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों को सार्थक अंकों में ये 2 जीरो हैं, इनको नहीं गिना जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 सार्थक अंक होंगे इस माप में। इसके बाद चौथा नियम है हमारा दशमलव बिंदु के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद का शून्य सार्थक अंक होता है। इसको इससे समझ सकते हैं कि यदि दशमलव बिंदु के बाद किसी अशून्य अंक के बाद जितने भी शून्य आते हैं वे जो है सार्थक अंक में गिने जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये दशमलव है, दशमलव के तुरंत बाद क्या है? 4 6 9 2, ये सभी अशून्य अंक हैं। तो इनके बाद अगर कोई जीरो आता है तो उसको हम लोग सार्थक अंक में गिनते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 4 6 9 2 के बाद जो है जीरो आया है, एक जीरो आया है, तो इसको सार्थक अंक में हम लोग गिनेंगे। तो टोटल सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 और 5, इसमें 5 सार्थक अंक हैं। इसके बाद हमारा अगला नियम है किसी दी गई संख्या को 10 की घात के रूप में लिखने पर संख्या के सार्थक अंकों में बदलाव नहीं होता है। जैसे हम लोग साइंस में क्या करते हैं, किसी भी दी गई संख्या को 10 की घात के रूप में भी लिखते हैं। तो यहाँ यह बताया जा रहा कि संख्या को 10 की घात में भी अगर आप लिखते हैं तो सार्थक अंकों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। जितने सार्थक अंक पहले थे
अभी भी उतने ही सार्थक अंक होंगे। जैसे 6.75 में यहाँ पर 3 सार्थक अंक हैं, तो पहले भी 3 सार्थक अंक हैं, बाद में भी जब इसको नॉर्मल संख्या के रूप में लिखेंगे तब भी इसमें 3 ही सार्थक अंक होंगे। और छठा पॉइंट है, किसी राशि के माप के मात्रकों को बदलने से उसके सार्थक अंकों में बदलाव नहीं होता है। अर्थात जैसे जब किसी एक पद्धति के मापक को दूसरी पद्धति में बदला जाता है तो उसमें जो है जितने सार्थक अंक पहले पद्धति में होंगे उतने ही दूसरे पद्धति में सार्थक अंक होते हैं। अर्थात उनके पद्धति के बदलने से उनके सार्थक अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात मात्रकों के बदलने से भी सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही बात छठे पॉइंट में बताया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं एक दूरी दी हुई है 23.46 किलोमीटर। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4। और इसी को जब मीटर में लिखा जाता है तो 23.46 2346 मीटर, या फिर इसी को जब सेंटीमीटर में लिखा जाता है तो इतना लिखा जाता है। इन सब में क्या है? सार्थक अंक 4 ही हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो है सार्थक अंक 4 हैं। अभी हम लोग यहाँ पढ़े थे, देखिए कि दशमलव के बाद जितने भी शून्य होते, दशमलव के बाद अगर कोई अशून्य अंक आता है उसके बाद जितने भी शून्य होते हैं वे सभी सार्थक अंक होते हैं। लेकिन पूर्णांक में अगर कोई, यहाँ देखिए ये पूर्णांक में है, पूर्णांक में दाहिने तरफ जितने भी शून्य आते हैं, माने किसी अशून्य अंक के बाद, ये अशून्य अंक है, इसके बाद जितने भी शून्य आते हैं उनको जो है सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। केवल कंडीशन यह रहनी चाहिए कि वह पूर्णांक रहना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का दशमलव नहीं रहना चाहिए। तो ये छह जो है रूल है जिसके द्वारा हम लोग सार्थक अंकों को ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। तो आज के लेक्चर के अंत में जो हमारा पहला अध्याय जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अब कल के लेक्चर सीरीज में हम लोग कल के लेक्चर में इस लेसन के जो है कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट्स हैं उसको हम लोग देख लेंगे। इसके बाद जो है कोशिश करेंगे एक या दो लेक्चर्स में हम लोग सारे के सारे न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बहुत ही ज़रूरी हैं, जो एग्जाम में बार बार आते हैं, उनको कवर कर लें। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।